Assalamu alaikum ji. I hope you are doing good. This is Advocate Usman Abid and you are watching the law session. In today's session we will do chapter 3 of CRPC 1898. ये क्रिमिनल कोड्स की पावर से रिलेटेड है। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 2 किया था जिसमें क्रिमिनल कोड्स को डिस्कस किया था। वो चैप्टर 2 में प्रोवाइडेड हैं कि कौन कौन सी क्रिमिनल कोड्स हैं पाकिस्तान में। इस चैप्टर में उन क्रिमिनल कोड्स की पावर्स को डिस्कस किया है। इस चैप्टर के 4 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑफेंसेस कॉग्निजेबल बाय ईच कोर्ट, यानी कौन कौन से ऑफेंसेस की ये क्रिमिनल कोर्ट्स जो हैं वो कॉग्निजेंस ले सकती हैं। सेक्शन 28 ऑफेंसेस अंडर पीनल कोड सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजंस ऑफ दिस कोड। एनी ऑफेंस under the Pakistan Penal Code may be tried by number 1 by a high court, number 2 by the court of session, number 3 by any other court by which such offence is shown in the 8th column of the second schedule to be triable. सेक्शन 28 में सिंपल वर्ड्स में ये कहा गया है कि पाकिस्तान पीनल कोड जो कि एक सब्सटेंटिव लॉ है उसमें ये बताया गया है कि कौन से एक्ट्स जिनमें इलीगल ओमिशंस भी इंक्लूडेड हैं जो कि प्रोहिबिटेड हैं अंडर द लॉ। अगर कोई भी वो एक्ट्स या वो ओमिशंस करता है तो उसको सज़ा दी जाएगी। सो वो जितने भी एक्ट्स हैं जो कि ऑफेंसेस हैं अंडर पीनल कोड उनको ट्राई किया जाएगा हाई कोर्ट के थ्रू। अब हाई कोर्ट मैं लास्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 में इसको डिस्कस कर चुके हैं कि हाई कोर्ट भी किसी क्रिमिनल केस का ट्रायल कर सकती है, वो नहीं करती वो एक सेपरेट इशू है, बट पावर है हाई कोर्ट किसी भी ऑफेंस का ट्रायल कर सकती है। सो यहाँ पे सेक्शन 28 में तो सिंपल वर्ड्स में ये कहा गया है कि जो भी पीपीसी में ऑफेंसेस बताए गए हैं उनका ट्रायल हाई कोर्ट कर सकती है या सेशन कोर्ट कर सकती है या उसके अलावा कोई भी ऐसी कोर्ट जो कि स्केड्यूल 2 उसके कॉलम नंबर 8 में बताई गई हैं वो कोर्ट्स उन ऑफेंसेस का ट्रायल कर सकती हैं। अब इसमें मैं काफ़ी दफ़ा इसको डिस्कस कर चुका हूँ कि जो स्केड्यूल 2 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी को हमने देखना होता है। फॉर इंस्टेंस जब हमारे पास कोई केस आता है, अगर कोई उसमें एफआईआर आई है हमारे सामने जिसमें कोई ऐसा ऑफेंस है जिसके बारे में हमें नहीं नॉलेज, तो हम स्ट्रेट वे वो उसका स्केड्यूल 2 निकालते हैं जो कि सीआरपीसी के एंड में प्रोवाइडेड है। उससे हमें ये पता लग जाता है कि ये ऑफेंस बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, कंपाउंडेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है, इसकी पनिशमेंट कितनी दी गई है। प्लस कॉलम नंबर 8 में उसी स्केड्यूल 2 में बताया गया है कि इसका ट्रायल कौन सी अदालत में चलेगा, सेशन कोर्ट में चलेगा या किसी मैजिस्ट्रेट की अदालत में चलेगा। एनी हो सेक्शन 28 में ये बता दिया गया है कि पीपीसी में जितने भी ऑफेंसेस हैं उनको हाई कोर्ट में उनका ट्रायल हो सकता है, सेशन कोर्ट में हो सकता है या किसी भी उस कोर्ट में जो कि कॉलम नंबर 8 में बताई गए हैं। नेक्स्ट सेक्शन 29 ऑफेंसेस अंडर अदर लॉज। अब ये स्पेशल लॉज के बारे में बात कर रहा है पीपीसी वाले सेक्शन 28 में। उसके अलावा जितने भी स्पेशल लॉज हैं, फॉर इंस्टेंस एंटी टेररिज्म एक्ट है, स्पेशल लॉ है, फिर नारकोटिक्स से रिलेटेड स्पेशल लॉ है, बैंकिंग लॉज स्पेशल लॉज हैं। सो जितने भी स्पेशल लॉज हैं उनके ट्रायल कहाँ पे होंगे ये सेक्शन 29 में बताया गया। सब सेक्शन 1 subject to the other provisions of this code, any offence under any other law shall, when any court is mentioned in this behalf in such law, be tried by such court। यहाँ पे सबसेक्शन 1 में ये कह दिया गया है कि जो पीपीसी के अलावा दूसरे लॉज होंगे, जो भी स्पेशल लॉज होंगे, अगर तो उनमें कोई बताया गया है कि किस कोर्ट में, उसमें स्पेसिफिकली बता दिया गया है कि इस ऑफेंस का ट्रायल इस कोर्ट में चलेगा, इस स्पेशल कोर्ट में चलेगा, तो वो वहाँ पे जाएगा। यहाँ पे वो उसका ट्रायल कोई मैजिस्ट्रेट नहीं कर सकता, कोई हाई कोर्ट नहीं कर सकता, कोई उसमें सेशन कोर्ट नहीं कर सकेगी, जैसा कि सेक्शन 28 में बताया गया। जो स्पेशल लॉ होगा उसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया जाता है कि इन ऑफेंसेस का ट्रायल किस कोर्ट में चलेगा। वो स्पेशल जो कोर्ट्स इस्टेब्लिश की जाती हैं अंडर दैट स्पेशल लॉ, उन्हीं में उनका ट्रायल चलता है। जैसे अब किसी पे हम बहुत सुनते हैं 780A एंटी टेररिज्म एक्ट के अंडर जो दहशत गर्दी का मुकदमा होता है वो इन ऑर्डनरी कोर्ट्स में नहीं चलता, सेशन कोर्ट में नहीं चलता,
किसी हाई कोर्ट में नहीं होता, किसी मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में नहीं होता, वो एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 के अंडर जो स्पेशल कोर्ट्स बनाई जाती हैं, जिनको एटीसी कहा जाता है, उनके मुकदमात उधर ही चलते हैं। सो सेक्शन 29 में भी यही कहा दिया गया है कि जो स्पेशल लॉ होगा उसमें अगर मेंशन किया होगा तो उसका मुकदमा उसी अदालत में चलेगा, ट्रायल वहीं पे होगा। सब सेक्शन 2 वेयर नो कोर्ट इज़ सो मैंशनड, लेकिन अगर उस स्पेशल लॉ में कोई स्पेशल कोर्ट के बारे में मेंशन ही नहीं किया गया, इट मे बी ट्राइड बाय द हाई कोर्ट, तो फिर हाई कोर्ट में उसका ट्रायल हो सकता है, और सब्जेक्ट एज अफोरसेड बाय एनी कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर दिस कोड बाय विच सच ऑफेंस इज शोन इन द 8th कॉलम ऑफ द सेकंड स्केड्यूल टू बी ट्राइएबल। अगर तो स्पेशल लॉ के अंडर स्पेशल कोर्ट्स बनाई गई हैं और वहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, जैसे एग्जांपल एटीसी की ले ली है, तो वहाँ पे मुकदमा चलेगा। अगर मेंशन नहीं किया गया तो सब सेक्शन 2 में कहा गया है कि या तो वो हाई कोर्ट में चलेगा या स्केड्यूल 2 में जो कॉलम 8 है उसके मुताबिक जिस कोर्ट में वो मेंशन किया जाएगा उसके मुताबिक वहाँ पे उसका मुकदमा होगा। लेकिन नॉर्मली मोस्टली जो स्पेशल लॉज होते हैं उनके लिए स्पेसिफिकली मेंशन किया जाता है, उस एक्ट में स्पेशल कोर्ट्स इस्टेब्लिश की जाती हैं, वहीं पे उनके मुकदमे चलते हैं। नेक्स्ट इज 29A ओमिटेड 29B जुरिस्डिक्शन इन द केसेस ऑफ जुवेनाइल्स। अब ये जुवेनाइल्स से रिलेटेड है, जो कम उम्र बच्चे होते हैं। अब ये इसके लिए स्पेशल लॉ पाकिस्तान में है। अब जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 का वो ओवर राइडिंग उसके पास इफ़ेक्ट है अंडर सेक्शन 23। वो उसके उन जो जुवेनाइल्स होते हैं अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स होते हैं, उन अगर उनसे कोई ऑफेंस कमिट होता है तो उनके ट्रायल उस जस्टिस सिस्टम एक्ट जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 के अंडर ही किए जाते हैं। बट यहाँ पे 29B में ये कहा गया एनी ऑफेंस अदर देन वन पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, यानी डेथ और इम्प्रिजनमेंट का लाइफ इम्प्रिजनमेंट के अलावा जितने भी ऑफेंसेस होंगे कमिटेड बाई अ पर्सन who at the date when he appears or is brought before a court is under the age of 15 years may be tried by any judicial magistrate specially empowered by the provincial government to exercise the powers conferred by section 8 subsection 1 of the reformatory स्कूल एक्ट 1897। तो इनके मुताबिक ये अब 29B ये कह रहा है कि जो भी 15 साल से कम उम्र का बच्चा होगा उसके लिए स्पेशल जुडिशल मैजिस्ट्रेट होंगे, वो उनका ट्रायल करेंगे। बट अब मैं कह रहा हूँ कि जो एक्सप्लेन इसको इस तरह कर लेते हैं कि जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट है 2018 का, उसका ओवर राइडिंग इफेक्ट है। उस जुवेनाइल्स के ऑफेंस अगर वो कोई करते हैं उनके ट्रायल उस एक्ट के मुताबिक उन्हीं कोर्ट्स में होते हैं जो कि इस्टेब्लिश की जाती हैं। नेक्स्ट सेक्शन 30। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। हम चैप्टर 2 में पढ़ के आए थे कि मैजिस्ट्रेट की 3 क्लासेस होती हैं, क्लास 1 का, क्लास 2 का और क्लास 3 का। अब फिर उसमें मैंने फर्दर ये भी कहा था कि जो क्लास 2 और क्लास 3 के मैजिस्ट्रेट हैं वो अब एग्जिस्ट नहीं करते, सारी पावर्स मैजिस्ट्रेट क्लास 1 के पास ही होती हैं। अब ये सेक्शन 30 ने कुछ एक्स्ट्रा पावर्स दी हैं। ऑफेंसेस नॉट पनिशेबल विद डेथ notwithstanding anything contained in section 28 and 29। 28 और 29 जो हम अभी पढ़ के आ रहे हैं वो कह रहे हैं इनको छोड़ के आप ज़रा इस पे गौर करो। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट मे इन्वेस्ट any magistrate of the first class with power to try as a magistrate all offences not punishable with death। अब ये दफ़ा 30 जो है सेक्शन 30, ये इसमें ये कहा गया है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है जो क्लास 1 का मैजिस्ट्रेट होता है उसको एम्पावर वो कर सकती है कि वो डेथ के अलावा जितने भी मुकदमे होंगे उनका ट्रायल कर सकती है। ये सेक्शन 30 के मैजिस्ट्रेट को पावर दी गई है। अब इसी के साथ सेक्शन 34 भी पढ़ लेते हैं क्योंकि वो इसी के साथ कनेक्टेड है। सेक्शन 34 हायर पावर ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस the court of magistrates specially empowered under section 30 may pass any sentence authorized by law except a sentence of death or of imprisonment for a term exceeding 7 years। तो यहाँ पे सेक्शन 34 में उसकी मैक्सिमम पावर बता दी गई है कि जो दफ़ा 30 का मैजिस्ट्रेट है, जो सेक्शन 30 का मैजिस्ट्रेट है, वो मैक्सिमम 7 साल तक की सज़ा दे सकता है, उससे ज़्यादा नहीं।
दफ़ा जो क्लास 1 का मैजिस्ट्रेट था वो डेथ के अलावा सेक्शन 30 के अकॉर्डिंगली अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसको ये पावर देती है तो वो डेथ के अलावा किसी भी मुकदमे का ट्रायल कर सकती है। सेकेंडली सेक्शन 34 के अकॉर्डिंगली अब वो पहले जो क्लास 1 का मैजिस्ट्रेट होता था वो 3 साल तक की मैक्सिमम सज़ा दे सकता था, बट सेक्शन 34 के अकॉर्डिंगली ये जो सेक्शन 30 का मैजिस्ट्रेट होगा उसके पास पावर होगी कि वो 3 साल नहीं बल्कि 7 साल तक की सज़ा दे सकता है। नेक्स्ट इज़ सेक्शन 31। अब ये बी पार्ट सेकंड पार्ट शुरू हो गया इस चैप्टर का। इसमें बताया गया है कि कौन से जो वेरियस कोर्ट्स हैं वो कितनी कितनी सेंटेंस दे सकते हैं। सेक्शन 31 सेंटेंसेस विच हाई कोर्ट एंड सेशन कोर्ट में पास। सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट कितनी सज़ा दे सकते हैं। सब सेक्शन 1 अ हाई कोर्ट में पास एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ। अब हाई कोर्ट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो कोई भी सज़ा दे सकते हैं, डेथ दे सकते हैं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं, जो भी कानून में दी गई हैं सज़ाएं वो सारी की सारी दे सकते हैं। नेक्स्ट सब सेक्शन 2 अ सेशन जज or additional session judge may pass any sentence authorized by law, but any sentence of death passed by any such judge shall be subject to confirmation by the high court. अब यहाँ पे जो सेशन जजेस हैं या जो एडिशनल सेशन जजेस हैं, हमने ये लास्ट वीडियो में चैप्टर 2 में भी इसको डिस्कस किया था कि सेशन जजेस और एडिशनल सेशन जजेस ये भी सारी सज़ाएं दे सकते हैं, इंक्लूडिंग डेथ भी दे सकते हैं। अब जो मर्डर का केस होता है 302 का होता है, वो उसका ट्रायल सेशन कोर्ट में होता है या एडिशनल सेशन कोर्ट में होता है। अब वो वहाँ पे डेथ सेंटेंस दे सकते हैं, वो ऑथराइज्ड हैं, बट सिर्फ इतनी कंडीशन है कि जो उन्होंने डेथ सेंटेंस देनी है उसका रेफरेंस बना के हाई कोर्ट में जाता है। फिर हाई कोर्ट अगर उसको कंफर्म करेगी तो उस बंदे को सज़ाए मौत दी जाएगी, अदरवाइज़ नहीं दी जाएगी। डेथ सेंटेंस सेशन जज और एडिशनल सेशन जज भी दे सकते हैं, बट सिर्फ एक कंडीशन है कि वो सब्जेक्ट टू होगी कंफर्मेशन ऑफ द हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट कंफर्म करती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज उसको डेथ सेंटेंस नहीं दी जाएगी। सब सेक्शन 3 एन असिस्टेंट सेशन जज। अब ये असिस्टेंट सेशन जजेस को भी हमने लास्ट जो वीडियो थी चैप्टर 2 की उसमें डिस्कस किया था कि ये अब एग्जिस्ट नहीं करते। इन प्रैक्टिस ये हमें अदालतों में भी नज़र नहीं आते कि असिस्टेंट सेशन जज की अदालत हो, बट इन थ्योरी अभी भी ये है, हमें पढ़ने पड़ते हैं। एन असिस्टेंट सेशन जज मे पास एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ। ये भी कोई सज़ा दे सकते हैं जो सेक्शन 53 में बताई गई हैं, वो सज़ाएं दे सकते हैं पीपीसी के, एक्सेप्ट ए सेंटेंस ऑफ डेथ, लेकिन ये डेथ नहीं दे सकते, और ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 7 ईयर्स, और 7 साल से ज़्यादा सज़ा ये नहीं दे सकते। हाई कोर्ट कोई भी सज़ा दे सकती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31। सेशन कोर्ट या एडिशनल सेशन कोर्ट कोई भी सज़ा दे सकती है, लेकिन अगर वो डेथ सेंटेंस देंगे दैट वुड बी सब्जेक्ट टू द कंफर्मेशन ऑफ द हाई कोर्ट। और लास्टली जो असिस्टेंट सेशन जजेस हैं वो 7 साल तक की सज़ा दे सकते हैं, उससे ज़्यादा की सज़ा नहीं दे सकते। अब आती है बारी मैजिस्ट्रेट्स की। सेक्शन 32 सेंटेंसेस विच ए मैजिस्ट्रेट मे पास। द subsection 1 the courts of magistrate may pass the following sentences namely। अब इन्होंने स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं कि हम चैप्टर 2 में पढ़ के आ रहे हैं कि मैजिस्ट्रेट की 3 क्लासेस होंगी, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। 2 क्लास 2 और क्लास 3 अब एग्जिस्ट नहीं करती, इवन देन यहाँ पे थ्योरी में लिखा हुआ है। क्लास 1 का मैजिस्ट्रेट जो सज़ा दे सकता है, अब जिसमें पूरा चार्ट बताया गया है, वो 3 साल तक की सज़ा दे सकता है जिसमें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट भी इंक्लूडेड है, यानी वो कैद तन्हाई भी दे सकता है, और फ़ाइन कर सकता है 45,000 का। अर्श दमन और विपिंग भी इसमें इंक्लूडेड है, बट अब विपिंग किसी को भी नहीं दी जाती। क्लास 2 का जो मैजिस्ट्रेट है वो 1 साल तक की सज़ा दे सकता है, 15,000 तक का फ़ाइन भी दे सकता है, प्लस वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो कैद तन्हाई है वो भी दे सकता है। क्लास 3 का मैजिस्ट्रेट जो है वो 1 महीने तक की सज़ा दे सकता है, उसके अलावा 3,000 तक का जुर्माना कर सकता है। सो ये इस सब सेक्शन 1 में बताया गया कि मैजिस्ट्रेट क्लास 1 3 साल तक की सज़ा दे सकता है, उसमें कैद तन्हाई भी इंक्लूडेड है, और 45,000 तक का फ़ाइन कर सकता है।
प्लस क्लास 2 में आ जाते हैं तो वो 1 साल की सज़ा दे सकता है, उसके अलावा 15,000 तक का फ़ाइन कर सकता है। क्लास 3 इसमें ये क्लास 2 का मैजिस्ट्रेट भी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे सकता है। क्लास 3 का मैजिस्ट्रेट 1 महीने की सज़ा दे सकता है और 3,000 रुपये तक का फ़ाइन कर सकता है। ये स्पेसिफिकली इस सेक्शन 32 में मेंशन कर दिया है। The court of any magistrate, subsection 2, the court of any magistrate may pass any lawful sentence combining any of the sentences which is authorized by law to pass. अब यहाँ पे सबसेक्शन 2 में कह दिया गया है कि मैजिस्ट्रेट जो है कोई भी लॉफुल सेंटेंस पास कर सकते हैं और कोई सी भी 2 सज़ाओं को इकट्ठा करके भी वो दे सकते हैं अगर कानून ने उनको इजाज़त दी हो। सेक्शन 33, अब ये बताया गया है कि अगर किसी पर्सन को फ़ाइन किया गया है और वो फ़ाइन पे नहीं करता तो फिर उनको कितनी सज़ा मैजिस्ट्रेट्स जो है वो दे सकते हैं। द मैजिस्ट्रेट ऑफ द कोर्ट ऑफ एनी मैजिस्ट्रेट मे अवार्ड सच टर्म्स of imprisonment in default of payment of fine as is authorized by law in case of such default. अब इसमें प्रोवाइज़ो में फर्दर 3 इसमें प्रोवाइज़ो दी गई हैं। प्रोवाइज़ो 1, the term is not in excess of magistrate's power under this code, यानी जो भी उसने फ़ाइन की डिफ़ॉल्ट के बाद जो उसको सज़ा देनी है, जो वो ऑथराइज्ड पावर है उस मैजिस्ट्रेट की जो हम सेक्शन 32 में पढ़ के आ रहे हैं उससे एक्सेस नहीं कर सकता। पहली बात। बी, इन एनी केस डिस्क्राइब्ड बाय ए मैजिस्ट्रेट वेयर इम्प्रिजनमेंट हैज़ बिन अवॉर्डेड एज अ पार्ट ऑफ द सब्सटेंटिव सेंटेंस, the period of imprisonment awarded in default of payment of the fine shall not exceed 1/4 of the period of imprisonment which such magistrate is competent to inflict as punishment for the offence otherwise than as imprisonment in default of payment of fine. वो मैंने पहले ही कह दिया कि मैजिस्ट्रेट जो है 1/4 जो वो सज़ा दे सकता है, उसकी सज़ा जो सब्सटेंटिव उसको सज़ा दी गई है उसका 1/4 एडिशन में उसको दे सकता है। Subsection 2, the imprisonment awarded under this section may be in addition to a substantive sentence of imprisonment for a maximum term awarded by magistrate under section 32. अब यहाँ पे सबसेक्शन 2 में ये बात क्लियर कर दी गई है कि सेक्शन 32 में जो हम पढ़ के आए हैं कि मैजिस्ट्रेट 3 साल तक, क्लास 1 का 3 साल तक की सज़ा दे सकता है, क्लास 2 का मैजिस्ट्रेट 1 साल तक की सज़ा दे सकता है और क्लास 1 का मैजिस्ट्रेट जो है वो सज़ा दे सकता है 1 महीने की। यहाँ पे ये कह दिया गया सबसेक्शन 2 में कि ये जो जुर्माना जो फ़ाइन हुआ है अदा ना करने की वजह से जो 1/4 एक्स्ट्रा सज़ा देनी है, इम्प्रिजनमेंट देनी है इस मैजिस्ट्रेट ने, वो इन एडिशन टू होगी जो उसको सब्सटेंटिव दी गई है। मसलन किसी को अगर 3 साल सज़ा दी गई है किसी मैजिस्ट्रेट क्लास 1 की तरफ से और साथ फ़ाइन किया गया, उसने फ़ाइन नहीं पे किया तो फ़ाइन जो होगा वो 3 साल जो उसको सज़ा दी गई है उसका 1/4 हिस्सा एक्स्ट्रा होगा, एडिशन उसमें ऐड किया जाएगा। मसलन अगर क्लास 1 को देखें 3 साल सज़ा दे सकता है और वो मैक्सिमम 6 महीने की, उसके साथ अगर कोई फ़ाइन नहीं पे करता तो 6 महीने तक की उसको एडिशन में सज़ा दे सकता है। क्लास 2 का मैजिस्ट्रेट 1.5 मंथ तक की सज़ा दे सकता है क्योंकि वो मैक्सिमम 1 साल की पनिशमेंट अवॉर्ड कर सकता है और क्लास 3 का जो मैजिस्ट्रेट है वो 1 महीने तक की सज़ा दे सकता है। तो इसलिए इन एडिशन के अगर उसने किसी ने फ़ाइन नहीं पे किया तो वो 7.5 डेज़ की सज़ा दे सकता है कि अगर किसी ने फ़ाइन डिफ़ॉल्ट किया हो तो। सेक्शन 34 हम इसको ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं कि सेक्शन 30 का मैजिस्ट्रेट जिसके पास ये पावर होगी कि वो डेथ के अलावा किसी भी केस का ट्राई कर सकता है, वो मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू सेक्शन 34 7 साल तक की सज़ा दे सकता है। सेक्शन 35, अब ये दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है इस पूरे चैप्टर का। sentences in case of conviction of several offences at one trial. अब यहाँ पे बेसिकली ये डिस्कस किया गया इस सेक्शन 35 में कि अगर किसी पर्सन ने उसका कोई ट्रायल हो रहा है और उसमें काफ़ी सारे ऑफेंसेस में उसको सज़ा हो जाती है। फॉर इंस्टेंस एक पर्सन किसके घर के अंदर एंटर हुआ, 452 अट्रैक्ट होगी, हाउस ट्रेसपास किया है, उसके अलावा उसने वहाँ से थेफ्ट किया,
380 की भी उसको सज़ा मिल गई। उसके अलावा और भी जो उसने किसी को मारा पीटा है वहाँ पे, वो भी ऑफेंसेस साथ ऐड हो गए। तो एक ही ट्रायल में जब इन सारे ऑफेंसेस में उसको सज़ा होगी तो क्या सिचुएशन होगी। सेक्शन 35 सब सेक्शन 1, व्हेन अ पर्सन इज़ कन्विक्टेड, जब उसको ट्रायल दी जाती उसको सज़ा दी जाती है, उसको कन्विक्ट किया जाता है एट वन ट्रायल ऑफ 2 और मोर ऑफेंसेस, 2 या 2 से ज़्यादा ऑफेंसेस में उसको सज़ा दी जा रही है। जैसे हम एग्जांपल दे के अभी जा रहे हैं, 457 में भी उसको सज़ा हुई है, 380 में भी हो गई है, प्लस 337 में उसने किसी को हर्ट किया है तो वो भी अंदर ऐड हो गई है। 2 से ज़्यादा ऑफेंसेस में उसको सज़ा हो गई है। द कोर्ट में सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 71 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड। अब ये सेक्शन 71 पीपीसी का बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर इसको मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ कि अगर किसी पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन को 50 स्टिक्स मारी हैं तो क्या उसको, अब ऑब्वियसली उसने जो 50 दफ़ा उसको स्टिक से मारा है तो ये 50 डिफरेंट ऑफेंसेस हैं, तो क्या उसको 50 दफ़ा उसकी सज़ा दी जाएगी। सेक्शन 71 में ये कहा गया है पीपीसी में कि नहीं, उसको एक दफ़ा ही सज़ा दी जाएगी, उसको एक दफ़ा ही उस 50 दफ़ा मारने की सज़ा दी जाएगी। ये सेक्शन 71 में कहा गया था। When a person is convicted at one trial of 2 or more offences, the court may, subject to the provisions of Section 71 of Pakistan Penal Code, sentence him for such offences to the several punishments prescribed therefore, which such court is competent to inflict. Such punishments, when consisting of imprisonments, to commence the one after the expiration of the other in such order as the court may direct, unless the court directs that the such punishments shall run concurrently. अब यहाँ पे पहली बात तो उन्होंने सब सेक्शन 1 में ये कही है कि अगर किसी पर्सन को कोई कोर्ट सज़ा देती है एक ही ट्रायल में एक से ज़्यादा ऑफेंसेस की, तो वो दे सकती है, पहली बात। दूसरी बात ये इन्होंने की है कि कोर्ट ये भी कर सकती है कि ये जो वो सज़ाएँ दे रही हैं, अब हमारी एग्जांपल वही है कि 457 में भी सज़ा दी कोर्ट ने, उसके अलावा 380 में भी दी, 457 में 3 साल दे दी, 380 में थेफ्ट में 3 साल दे दी, किसी को हर्ट किया 3 साल या 2 साल उसमें दे दी, तो ये दे सकती है। प्लस अब ये कोर्ट ये भी बताएगी कि ये कंसेक्टिव चलेंगी या कंकरेंट चलेंगी। अब कंसेक्टिव क्या होती है कि पहले एक सज़ा ख़त्म होगी, पहले 457 में उसको सज़ा दी, 3 साल उसके पूरे करेगा, उसके ख़त्म होने के बाद 380 की सज़ा हो जाएगी, 3 साल उसके पूरे करेगा, फिर उसके बाद जो भी हर्ट में उसको सज़ा दी गई है वो पूरे करेगा। इसको कहते हैं कंसेक्टिव, यानी एक सज़ा ख़त्म होने के बाद दूसरे ऑफेंस की सज़ा शुरू होगी। और कोर्ट के पास इस सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंगली ये भी पावर है कि कंकरेंटली उसको कर दे कि सारी सेंटेंसेस जो है वो एक साथ ही चलेंगी, 380 भी, 457 भी, जो हर्ट में भी उसको कोई सज़ा दिया कोर्ट ने, ये सारी तीनों चारों ऑफेंसेस में इकट्ठी चलाएंगे। इसको कंकरेंट कहते हैं। अब नॉर्मल प्रैक्टिस में ये है कि कोर्ट्स जब किसी पर्सन को एक ट्रायल में 2 या 2 से ज़्यादा ऑफेंसेस की सज़ा देती है तो वो मेंशन कर देती है स्पेसिफिकली, ये प्रैक्टिस की बात बता रहा हूँ कि ये कंकरेंटली चलेंगी। अब हमारे सामने बहुत सारी एग्जांपल्स आ जाती हैं। ये रिसेंटली नवाज शरीफ साहब को जो सज़ा हुई है 10 साल की, उन पे जो सज़ा हुई है उसके साथ और भी ऑफेंसेस ऐड थे, बट वो कोर्ट ने स्पेसिफिकली उसमें मेंशन कर दिया कि ये कंकरेंटली चलेंगी एक साथ ही, यानी 3 साल 3 साल 3 साल या 10 साल 5 साल 7 साल ये एक साथ ही शुरू होंगी। लेकिन जो मैक्सिमम, अब इसका मतलब यही निकलता है कि जो मैक्सिमम सज़ा होगी जब वो पूरी हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली बाकी जो थोड़ी सज़ाएँ होंगी वो भी साथ पूरी हो जाएंगी और वो पर्सन बाहर आ जाएगा। जैसे नवाज शरीफ साहब अगर वो कन्विक्ट हुए हैं 10 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए एक ही ट्रायल में, तो जब उनके 10 साल पूरे हो जाएंगे तो ऑब्वियसली जो दूसरी हैं कंकरेंटली चल रही हैं तो वो भी सारी सज़ाएँ पूरी हो जाएंगी और वो उनकी पूरी हो जाएगी उनकी पनिशमेंट। ये था सब सेक्शन 1 में क्लियर कट कि एक से ज़्यादा ऑफेंसेस की सज़ा दी जा सकती है एक ट्रायल में, और या तो वो कंसेक्टिव होंगी, अगर कंसेक्टिव भी होंगी तो कोर्ट मेंशन करेगी, या उनको कंकरेंट करेगी कि सारी एक साथ ही चलेंगी, और नॉर्मली कंकरेंट ही होती हैं। सब सेक्शन 2 मैक्सिमम टर्म ऑफ पनिशमेंट। अब ये कंसेक्टिव की बात कर रहा है।
इन द केस ऑफ कंसेक्टिव सेंटेंसेस, यानी एक ख़त्म होगी फिर दूसरी शुरू होगी, फिर दूसरी ख़त्म होगी तीसरी शुरू होगी, जितने भी ऑफेंसेस के। इन द केस ऑफ कंसेक्टिव सेंटेंसेस it shall not be necessary for the court by reason only of the aggregate punishment for several offences being in excess of the punishment which it is competent to inflict on the conviction of a single offence, to send the offender for trial before a high court, before a higher court। अब ये सब सेक्शन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कंसेक्टिव सेंटेंस की बात की गई है कि एक सज़ा ख़त्म होगी तो दूसरी शुरू होगी, दूसरी ख़त्म होगी तो तीसरी शुरू होगी। अब यहाँ पे सब सेक्शन 2 में अगर तो कंकरेंट सज़ाएं दे रहा है कोर्ट तो फिर तो कोई इशू ही नहीं है, वो सारी एक साथ चलेंगी। बट अगर कंसेक्टिव दे रहा है तो इस सिचुएशन में हम पीछे पढ़ के आए हैं कि जो मैजिस्ट्रेट सेक्शन 30 के अंडर होगा वो 7 साल तक की सज़ा दे सकता है, क्लास 1 का मैजिस्ट्रेट 3 साल तक की सज़ा दे सकता है, क्लास 2 का मैजिस्ट्रेट 1 साल तक की सज़ा दे सकता है और क्लास 1 का मैजिस्ट्रेट 1 महीने तक की सज़ा दे सकता है। अब यहाँ पे इसको एग्जांपल से समझते हैं कि मैजिस्ट्रेट क्लास 1 के पास एक केस चला जिसमें 457 में उसने 2 साल की सज़ा दे दी, फिर थेफ्ट में 380 में उसने 3 साल की सज़ा दे दी, प्लस उसने फिर हर्ट का कोई केस था 7, उसने उसमें 1 साल की सज़ा दे दी। अगर हम जमा करें तो ये बन जाती हैं 2, 3, 5 और 6 साल। बट जो क्लास 1 का मैजिस्ट्रेट है वो तो हम पढ़ के आ रहे हैं कि वो 3 साल से ऊपर की सज़ा नहीं दे सकता। अब चूंकि वो कंसेक्टिव, यहाँ पे ये कहा गया है बेशक वो इन सज़ाओं को कंसेक्टिव कर रहा है, एक के बाद दूसरी चलेगी और ये 6 साल तक वो पर्सन अंदर रहेगा। इस सिचुएशन में ये ज़रूरी नहीं है कि उस मैजिस्ट्रेट, उसकी पावर तो थी कि वो मैक्सिमम 3 साल तक की सज़ा दे सकता है, लेकिन चूंकि वो एक कंसेक्टिव कर रहा है, एक ट्रायल में कर रहा है, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो अपने से ऊपर वाली कोर्ट में इस केस को भेज दे कि मैं तो जी 3 साल तक की सज़ाएं दे सकता हूं, इसलिए आप इसको सुने। सो सब सेक्शन 2 में ये कहा गया कि अगर कंसेक्टिव सज़ाएं देनी है किसी कोर्ट ने तो इस सिचुएशन में उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि अगर उनका एग्रीगेट उनको जमा करो वो उसकी एक ऑफेंस में जो वो सज़ा देने की उसके पास पावर है उससे अगर एक्सीड भी कर रहा है तो ऊपर वाली हायर कोर्ट के पास वो उस केस को भेज दे कि आप इसका सुनो, मैं तो 3 साल से ज़्यादा सज़ा ही नहीं दे सकता। नहीं, वो यहाँ पे कर सकता है जब कंसेक्टिव की बात होगी। तो अब इसके साथ कुछ प्रोवाइजोज अटैच की गई हैं। प्रोवाइजो नंबर 1, in no case shall such person be sentenced to imprisonment for a longer period than 14 years। यहाँ पे एक बात कर दी है कि कंसेक्टिव सज़ाएं जब कोर्ट दे रही है तो उस पर्सन को मैक्सिमम 14 साल के लिए आप अंदर रख सकते हो, 14 साल के लिए उसने इम्प्रिजनमेंट काटनी है। दूसरी प्रोवाइजो, इफ़ case is triable by a magistrate, the aggregate punishment shall not exceed twice the amount of the punishment which he is in the exercise of his ordinary jurisdiction competent to inflict। दूसरी प्रोवाइजो ये अटैच कर दी गई है कि वो मैजिस्ट्रेट जो कंसेक्टिव सज़ाएं दे रहा है इस जो ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन में, जैसे हमारी एग्जांपल चल रही है क्लास 1 का मैजिस्ट्रेट 3 साल तक की सज़ा दे सकता है, तो जब वो कंसेक्टिव सज़ाएं करेगा, पहली बात तो वो पर्सन को किसी को मैक्सिमम 14 साल के लिए वो कोर्ट अंदर कर सकती है, उसको इम्प्रिजन कर सकती है। सेकंड थिंग ये आ गई कि चूँकि वो अपनी जो उसकी ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन है, क्लास 1 के मैजिस्ट्रेट की ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन 3 साल तक की है, वो 3 साल तक की सज़ा दे सकता है। बट जब कंसेक्टिव कर रहा है तो इस सिचुएशन में मैक्सिमम ट्वाइस वो कर सकता है, यानी 3 साल की बजाय वो 6 साल तक की सज़ा दे सकता है। जैसे कि अब इस हमारी एग्जांपल में 3 तो 5 और 6 ही बन रहा था, तो ये मैजिस्ट्रेट क्लास 1 का 6 साल तक की कंसेक्टिव सज़ा दे सकता है। इसको दोबारा देखें, इफ़ द केस इज़ ट्राइड बाई ए मैजिस्ट्रेट द एग्रीगेट पनिशमेंट शैल नॉट एक्सीड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द पनिशमेंट which he is in the exercise of his ordinary jurisdiction competent to inflict, कि जो ऑर्डिनरी उसके पास पावर है मैक्सिमम सेंटेंस करने की, उसकी ट्वाइस वो कर सकता है कंसेक्टिव की सूरत में। सब सेक्शन 3, फॉर द पर्पज़ ऑफ अपील द एग्रीगेट ऑफ
consecutive sentences passed under this section in case of conviction for several offences at one trial shall be deemed to be a single sentence. अब यहाँ पे सबसेक्शन 3 में ये कहा गया है कि अगर तो किसी ट्रायल में किसी पर्सन को कंसेक्टिव सज़ाएं दे दी गई हैं 3 साल 2 साल 1 साल, जैसे हमारी एग्जांपल चल रही है, तो इसमें इन सब सज़ाओं को अपील के पर्पज़ के लिए सिंगल ही सेंटेंस कंसिडर किया जाएगा। ये नहीं हो सकता कि वो जो एक पनिशमेंट दी गई है 3 साल की उसके अगेंस्ट सेपरेट अपील फाइल करे, दूसरी जो उसको इम्प्रिजनमेंट सेंटेंस दी गई है उसके अगेंस्ट वो सेपरेट अपील फाइल करे। नहीं, जितनी भी एग्रीगेट उसको कंसेक्टिव सेंटेंस किया गया है उन सब के लिए वो सिंगल अपील ही फाइल करेगा, इसको सिंगल सेंटेंस ही कंसिडर किया जाएगा। सेक्शन 35 को अगर हम सम अप करें तो सब सेक्शन 1 में ये बताया गया था कि कोई भी कोर्ट एक ट्रायल में एक से ज़्यादा ऑफेंसेस में सज़ा दे सकती है, प्लस वो ये भी बताएगी कि ये जो सज़ाएं वो दे रही है वो कंसेक्टिव होंगी या कंकरेंट, यानी वो एक के बाद दूसरी सज़ा मिलेगी उस पर्सन को या वो सारी सज़ाएं एक साथ ही चलेंगी। सब सेक्शन 2 में ये कहा गया था कि अगर एक कोर्ट कंसेक्टिवली किसी को सज़ाएं दे रही है एक के बाद दूसरी चलेगी, तो इस सिचुएशन में अगर तो वो सज़ाएं जो वो मैक्सिमम एक ऑफेंस में दे सकता है उससे ज़्यादा बढ़ गई हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी हायर कोर्ट को ये केस फॉरवर्ड कर दे कि ये मेरी सज़ाओं से बढ़ गया है। अब इसके साथ प्रोवाइज़ो ये थी कि मैक्सिमम एक पर्सन को अगर कंसेक्टिव सज़ाएँ दी जा रही हैं तो 14 साल के लिए उसको इम्प्रिजन किया जाएगा। और दूसरी बात ये थी कि अगर जो मैजिस्ट्रेट कंसेक्टिवली किसी को सज़ाएं दे रहा है तो वो मैक्सिमम जो ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन में उसके पास पावर है तो उसकी डबल करके ट्वाइस उसकी सज़ा दे सकता है। और लास्टली सब सेक्शन 3 में ये कहा गया था कि अगर किसी को कंसेक्टिव सज़ाएं दी हैं तो उनका एग्रीगेट जो होगा उसको कंसिडर किया जाएगा एक सिंगल सेंटेंस अपील के पर्पज़ के लिए। ये नहीं हो सकता कि अगर एक पर्सन को एक ट्रायल में 3-4 सज़ाएं दे दी गई हैं तो वो हर एक की सेपरेट अपील फाइल करे। नहीं, अगर कंसेक्टिवली उसको सज़ाएं भी दी जा रही हैं इवन देन वो सिंगल सेंटेंस कंसिडर होगी और उसकी एक ही अपील फाइल की जाएगी। अब इसका सेक्शन 36, अब ये पार्ट 3 शुरू हो रहा है चैप्टर 3 का, ऑर्डिनरी पावर्स ऑफ मैजिस्ट्रेट। ऑल मैजिस्ट्रेट्स हैव द पावर्स हियर इन आफ्टर रिस्पेक्टिवली कन्फर्ड अपॉन देम एंड specified in the third schedule. Such powers are called their ordinary powers. अब मैंने पहले ही जो CRPC के चैप्टर 1 की वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि CRPC के साथ 5 स्केड्यूल्स अटैच्ड हैं। फर्स्ट स्केड्यूल जो है वो ओमिट हो चुका है। स्केड्यूल 2 जो है वो बताता है हमें कि कौन कौन से ऑफेंसेस हैं, उनकी क्या सज़ाएं हैं, ट्राइबल किस कोर्ट के मुताबिक होंगे। जो स्केड्यूल 3 है उसमें मैजिस्ट्रेट्स की ऑर्डिनरी पावर्स बताई गई हैं। सो सेक्शन 36 में यही बताया गया है कि ऑर्डिनरी पावर्स जो है वो स्केड्यूल 3 में मेंशन की गई हैं। उसके बाद जो फोर्थ स्केड्यूल है सेक्शन 37 में बताया गया कि मैजिस्ट्रेट्स पे एडिशनल पावर्स भी कन्फर की जा सकती हैं। ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द हाई कोर्ट द प्रोविंशियल गवर्नमेंट मे इन एडिशन टू द ऑर्डिनरी पावर्स इन्वेस्ट एनी मैजिस्ट्रेट विद एनी पावर स्पेसिफाइड इन द फोर्थ स्केड्यूल। यानी हाई कोर्ट अगर रिकमेंड करेगी तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट किसी मैजिस्ट्रेट के पास एडिशनल पावर्स भी दे सकता है अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल 4, वो स्केड्यूल 4 में मेंशन है। अब इसका लास्ट जो पार्ट है इस चैप्टर 3 का वो भी इन्हीं पावर से इनको कन्फर करने के तरीके से रिलेटेड है। सेक्शन 39 मोड ऑफ कन्फरिंग पावर्स सब सेक्शन 1 इन कन्फरिंग पावर्स अंडर दिस कोड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट मे by order empower persons specially by name or in virtue of their office or classes or officials generally by their official titles। पहली बात तो ये कर दी गई कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अगर किसी को पावर देनी है तो वो क्या करेगी, उसको बाय नेम करेगी या उसके बाय वर्च्यू ऑफ ऑफिस यानी उसके ऑफिस को ही कर देगी या उनकी क्लास जो भी है ऑफिशल्स की उनको अपने ऑर्डर के थ्रू एम्पावर करेगी। पहली बात। सब सेक्शन 2 एवरी सच ऑर्डर शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच इट इज़ कम्युनिकेटेड टू पर्सन सो एम्पावर्ड। और सेकेंडली बात ये आ गई कि ये जो पावर कन्फर की
की जाएंगी, उसके लिए वो स्पेसिफिक डेट बताई जाएगी और उसी डेट से जिससे वो कम्युनिकेट हो जाएंगी उस पर्सन को वो पावर्स मिल जाएंगी। सेक्शन 40 पावर्स ऑफ ऑफिसर्स अपॉइंटेड। Whenever any person holding an office in service of government who has been invested with any powers under this code throughout any local area appointed to an equal or higher office of the same nature with a within a like local area under the same provincial government, he shall, unless the provincial government otherwise directs or has otherwise directed, exercise the same powers in the local area in which he is so appointed। जो भी पावर्स उनको दे रही है प्रोविंशियल गवर्नमेंट वो स्पेसिफिक लोकल एरिया के लिए दी जाएंगी और वो उसी में उसको एक्सरसाइज करेंगे। सेक्शन 41 विड्रॉवल ऑफ पावर्स। प्रोविंशियल गवर्नमेंट में on the recommendation of High Court withdraw all or any powers conferred by it under this code on any person or magistrate। अब सेक्शन 41 में ये कहा गया है कि अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो चाहेगी, हाई कोर्ट रिकमेंड करेगी तो किसी भी पर्सन से या मैजिस्ट्रेट से जिसको जो भी पावर्स दी गई हैं अंडर दिस कोड वो चाहे तो वापस ले सकती है। सो पार्ट 3 में सिंपल बताया गया था कि मैजिस्ट्रेट की ऑर्डिनरी और एडिशनल पावर्स हैं अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल 3 और स्केड्यूल 4 में वो मेंशन है। और लास्ट पार्ट में यही बताया गया कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ये किसी भी पर्सन को वो ऑथराइज़ कर सकती हैं पावर, वो ऑर्डर के थ्रू करेंगी, हाई कोर्ट की रिकमेंडेशन पे करेंगी और जिस एरिया के लिए उनको स्पेसिफाई किया जाएगा वो उसी में यूज़ करेंगे। प्लस लास्टली अगर हाई कोर्ट ही रिकमेंड करेगी तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट वो पावर्स वापस भी ले सकती है। So this was all about chapter 3 of CRPC. Thank you very much ji. Take care. Allah.